Good morning friends, this is Daljeet Singh and very warm welcome on my beautiful channel that is MSS Study। फ्रेंड्स जो आज का हमारा टॉपिक है वो फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन पार्ट 2 है। कल हमने करा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट 1, तो दोस्तों उसी का अगला पार्ट ये है। ठीक है, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले जैसे हमें ये नहीं पता लगता कि पार करने का मतलब क्या है, तो दोस्तों जिसको कि क्रॉस करना, जैसे कि कोई ट्रेन है किसी पेड़ को क्रॉस करती है, किसी पुल को क्रॉस करती है या किसी आदमी को क्रॉस करती है, तो ये सारा मतलब हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम क्वेश्चन निकाल सकेंगे। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ, ये जो केस है क्या इसमें ट्रेन पेड़ को क्रॉस कर चुकी है या कर रही है, या इसमें कर रही है, कर चुकी है या कर रही है। ठीक है, इसमें कर चुकी है या कर रही है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रेन का आगे वाला हिस्सा है वो जहाँ पेड़ के साथ लगा हुआ, बिल्कुल ये ऑलमोस्ट इसके सामने है। ठीक है, पेड़ के तने के सामने है। अगर ये वाला ट्रेन का हिस्सा यहाँ से चल के इस पेड़ के तने से आगे निकल जाता है, ये जो ट्रेन का पिछला हिस्सा पेड़ के तने से आगे निकल जाता है, तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ट्रेन ने उस पेड़ को क्रॉस कर लिया। ऐसे ही कोई आदमी भी हो सकता है, किसी मैन के लिए भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ट्रेन का पिछला हिस्सा उस आदमी से आगे निकल जाए तो कह सकते हैं कि ट्रेन ने क्रॉस कर लिया। ऐसे ही इस केस में देखो, इस ट्रेन ने इस पेड़ के तने को क्रॉस नहीं करा। ये वाला हिस्सा अगर इस पेड़ के तने से आगे निकल जाएगा तो कहेंगे हम ये इसको क्रॉस कर ले। तो आप तीसरी वाली कंडीशन देखते हैं। देखो इसमें जो पेड़ का तना है और जो ट्रेन का पिछला हिस्सा है उससे बिल्कुल आगे निकल चुका है, मतलब जस्ट अभी आगे निकला है, अभी अभी आगे निकला है। ये नहीं कह सकते हम कि ये हमारा पेड़ है। ठीक है, ये हमारा पेड़ है और ट्रेन हमारी यहाँ पहुंच गई है, तो हम कहेंगे जी इस ट्रेन ने इस पेड़ को क्रॉस कर लिया है, क्योंकि ये तो क्रॉस करे हुए काफी टाइम हो चुका है इसको। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो डिस्टेंस कितना, क्रॉस करने का मतलब जस्ट उसके साथ अभी अभी निकली है, पेड़ के तने के पास से जस्ट अभी अभी निकली है, अभी अभी उसने उसको छोड़ा है, उसके पिछले हिस्से ने पेड़ के तने को अभी अभी छोड़ा है, तो कह सकते हैं ये होता है क्रॉस करने का मतलब। ठीक है, ये नहीं होगा क्रॉस करना, ये भी क्रॉस करना नहीं होगा। ठीक है, ये क्रॉस करना अभी स्टार्ट कर रही है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है क्रॉस करने का। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो इस ट्रेन को यहाँ से चल के ऐसे पहुंचना रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जितनी, अगर मान लो ट्रेन की लंबाई x मीटर है, ठीक है, तो इसको ये वाला हिस्सा चल के यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तभी तो कहेंगे इसने क्रॉस कर लिया। तो इसका मतलब इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ट्रेन को x मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, तभी हम कह सकते हैं कि ट्रेन ने किसी पेड़ को क्रॉस करा, किसी पोल को क्रॉस करा, किसी आदमी को क्रॉस करा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है अच्छे से ये चीज। तो देखो दोस्तों, अगर मान लो ये x मीटर ना मान के इसको मैं a मीटर मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की ट्रेन की लंबाई a मीटर है, तो अगर हम ये जो ट्रेन है इस खंबे को या इस ट्री को क्रॉस करेगी तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, ये यहाँ से चल के, ये वाला हिस्सा यहाँ से चल के यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब पहले यहाँ पे था ना, ठीक, यहाँ से चल के ये वाला हिस्सा यहाँ पहुंचा। ठीक है, तो ये कितनी थी, a मीटर थी इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला हिस्सा उठ के, जो ट्रेन का पिछला हिस्सा है, उठ के यहाँ पहुँच गया। तो ठीक है, तो इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये सारी दूरी तय करनी पड़ी होगी। ठीक है, ये सारी दूरी तय करनी पड़ेगी, तभी तो वो क्रॉस कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है, ये वाला हिस्सा उठ के यहाँ पहुँचेगा, तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि ट्रेन क्रॉस कर गई है उसको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कितनी दूरी तय करेगी, जितनी ट्रेन की लंबाई रहेगी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी किसी पेड़ को, किसी पोल को या किसी आदमी को क्रॉस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है मैंने आपको बताया कि इसमें स्थिर वस्तुएं हैं, एक ट्रेन चल रही है और एक वस्तु स्थिर है, उसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि वो कितनी दूरी तय कर रही है। ठीक है, उसको पार करने के बाद वो कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है उस ट्रेन को। ठीक है, उस स्थिर वस्तु को पार करने के बाद ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई खंबा है या कोई पेड़ है, यहाँ पे खंबा भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है, पर खड़ा कोई आदमी। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इसको पार करना है तो ये चीज मैंने दी, खंबे या खड़े व्यक्ति या पेड़ को पार करने में
ए मीटर लंबी ट्रेन, जिसकी ट्रेन की लंबाई कितनी है, ए मीटर लंबी ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो यहाँ से इसने पार करना अभी स्टार्ट करेगी इसको, ठीक है, इसके साथ बिल्कुल सट के लगी हुई है। तो जैसे ये वाला कोना आगे पहुंचेगा इससे, तो ये पार करेगा, तो ये यहाँ से ये चल के यहाँ पहुंच गया, ठीक है, डैश डैश का मतलब यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो मतलब ये वाला कोना यहाँ पहुंच गया, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ी ये वाले कोने को यहाँ पहुंचने में, ठीक है, उतनी तो दूरी तय करनी पड़ी जितनी ट्रेन की लंबाई थी, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ आ रहा है, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि खंबे या खड़े व्यक्ति या पेड़ को पार करने में ए मीटर लंबी रेलगाड़ी को जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी वो है बराबर ए मीटर। तो जितनी लंबी ट्रेन रहेगी उतनी ही मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी ट्रेन को। अगर व्यक्ति खड़ा है, खंबा है, या मतलब कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, खंबा है, खड़ा है, पेड़ है, कोई खड़ा व्यक्ति है, ठीक है, या कोई पेड़ है, तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी की ट्रेन की लंबाई है। ऐसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, जैसे कि बोल रहा है कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन की लंबाई ए मीटर है और दूसरी ट्रेन की लंबाई बी मीटर है, ठीक है। अब ये इसको क्रॉस करेगी, ठीक है, ये पिछली ट्रेन इसको क्रॉस करेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये इसको क्रॉस करेगी तो इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो ये वाला कोना यहाँ से उठ के जब यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, ये वाला कोना, इसका पिछला हिस्सा ट्रेन का, पिछली ट्रेन का पिछला हिस्सा यहाँ से उठ के यहाँ पहुंचेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये इसको क्रॉस करेगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पहुंचेगा इससे आगे, ठीक है, तो कह सकते हैं। पर ये बात याद रखना, ये ट्रेन रुकी हुई है, जैसे कि ये खंबा रुका हुआ था ना, ये वाला खंबा रुका हुआ था, ऐसे ही ये वाली ट्रेन भी रुकी हुई है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये वाली ट्रेन, सिर्फ ये वाली ट्रेन चल रही है, ये वाली ट्रेन यहाँ पहुंचेगी चल के, तो इसको देखो सीधी सी बात है, ए मीटर दूरी तय है, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, ये वाला हिस्सा यहाँ पहुंचेगा, फिर उसके बाद ये जो बी मीटर दूरी है इसको भी इसको पीछे करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ए प्लस बी मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो दोनों डिस्टेंस कवर करने पड़ेंगे उसको, ए और बी, ए प्लस बी, ये वाले दोनों डिस्टेंस कवर करके ये इस ट्रेन को क्रॉस कर पाएगी, इस ट्रेन को पार कर पाएगी। आई होप आपको क्लियर है अच्छे से। तो दोस्तों ये तो था कि एक ट्रेन चल रही है तो दूसरी ट्रेन खड़ी है, या कोई भी वस्तु और खड़ी है, ठीक है, स्थिर वस्तु, एक वस्तु स्थिर रहेगी और एक ट्रेन चलेगी, ठीक है, ये तब की कंडीशन है। अब अगली कंडीशन है इसमें कि दोनों की दोनों ट्रेनें हो सकती है, या कोई चलता हुआ आदमी हो सकता है, या कोई कुछ भी हो सकता है। और एक चीज और इसमें देखो, इसमें एक चीज और है, ये जो जरूरी नहीं हर बार ट्रेन ही हो, ये खड़ी हुई ट्रेन ही हो, ये कुछ भी हो सकती है, कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, कोई सुरंग भी हो सकती है, कोई पुल भी हो सकता है, कोई खड़ी गाड़ी भी हो सकती है। तो देखो ये जरूरी नहीं कि हर बार ट्रेन ही हो, कि मतलब उस तरीके का कुछ भी हो सकता है, पर वो जो भी चीज रहेगी वो खड़ी होगी, स्थिर होगी, ये याद रखना। प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो, पुल हो, या खड़ी गाड़ी हो, या इस तरीके की कोई भी चीज हो, ठीक है। तो इस केस में पर ये याद रखना, ये जो पहले वाला हमारा केस था, इसमें जो पेड़ था या आदमी था, उसमें जो उसकी लंबाई को नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ये रेल के कंपैरिजन में, रेल की लंबाई के कंपैरिजन में इस डंडे की क्या लंबाई है, कुछ भी लंबाई नहीं होगी, नेग्लिजिबल ही होगा, क्योंकि आदमी बहुत पतला होता है, तो उसके ट्रेन के कंपैरिजन में उसकी लंबाई नेग्लिजिबल काउंट करी जाती है। ऐसे खंबे के लिए भी नेग्लिजिबल काउंट करी जाती है, और ऐसे ही उसके लिए भी। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इस ट्रेन की भी कुछ लंबाई और इस ट्रेन की भी कुछ लंबाई, तो ऐसे ये जुड़ जाती है, ठीक है दोस्तों। अगले वाले कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से बताते हैं, ठीक है, वहां पे आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो दोस्तों ये है, अब पिछले वाले केस में करा था हमने स्थिर, कोई एक वस्तु स्थिर थी और एक ट्रेन चल रही थी। अब जो दोनों की दोनों एक ट्रेन भी चल रही है और दूसरी कोई वस्तु भी चल रही है, ठीक है, वो ट्रेन भी हो सकती है, गाड़ी, बस, ट्रक, आदमी, कुछ भी हो सकता है, पर ये याद रखना वो गति में होगी इस बार, ठीक है। तो दोनों की कुछ ना कुछ गति है, ठीक है। एक ट्रेन हमारी T1 है जो इस डायरेक्शन में चल रही है, और एक कोई ऑब्जेक्ट है वो भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, और ट्रेन की गति x किलोमीटर पर आ रहा है और ऑब्जेक्ट की y किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। तो अब हमें बोला जा रहा है कि इसकी सापेक्ष चाल निकालनी है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, जिसको कि कहते हैं। तो दोस्तों आपने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा भी होगा कि मान लो अगर हम
कभी हम बस में या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे बस में बैठे हो, एक बस भी उसी दिशा में जा रही है और दूसरी हमारी वाली बस भी उसी दिशा में जा रही है। तो जब हम साथ साथ चलते हैं बस में, तो ऐसे हम हमारी बस दूसरी वाली बस के पास में से गुजरती है, तो ऐसा हमें महसूस होता है कि जो बस जा रही थी वो बहुत कम स्पीड से जा रही थी, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत कम लगती है, ठीक है। तो एक्चुअल में दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव यानी कि सापेक्ष चाल होती है, वो हमेशा कम हो जाती है। वो कैसे कम होती है, जैसे जो ज़्यादा स्पीड से चल रही है उसकी चाल में से कम स्पीड से चलने वाली चाल को माइनस कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमें महसूस हो, जैसे मान लो कि एक गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और एक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो जब आप सापेक्ष निकालोगे तो ये रह जाती है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जैसे हम बस में बैठे होंगे, हमें दूसरे वाली बस लगेगी कि वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में वैसा नहीं है, जो बाहर बंदे होंगे उनको ऐसा महसूस नहीं होगा, बट हमें ऐसा लगेगा कि ये जो दूसरे वाली बस है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है दोस्तों। और जो उस गाड़ी में बैठे होंगे पैसेंजर, उनको लगेगा कि हमारी बस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें से रिलेटिव जो स्पीड होती है वो बड़ी वाली स्पीड में से छोटी वाली स्पीड को माइनस करते हैं, तो सापेक्ष चाल आती है, ठीक है। ये तब है जब एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट है वो एक ही दिशा में है, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में है, तब होता है ये, ठीक है। अच्छा, तो ये हम सापेक्ष चाल निकाल सकते हैं। अगर एक ही दिशा में हो तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे तो हमें सापेक्ष चाल मिल जाएगी। अगर दोनों ट्रेन, दूसरे वाला केस है कि अगर विपरीत दिशा में चल रही है दोनों की ट्रेन, एक सामने से आ रही है और एक इधर से जा रही है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये इधर जा रही है और ये इधर से आ रही है, ठीक है, तो क्या ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो इसका मतलब जब हम इसकी स्पीड देखेंगे, सापेक्ष चाल देखेंगे, तो वो जुड़ेगी, ठीक है, दोनों ऐसे मिलेंगी, दोनों की स्पीड जुड़ेंगी। तो कहने का मतलब ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आपने देखा होगा बस में हम जाते हैं तो एक बस सामने से आ रही है, एक इधर से जा रही है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वो बस बहुत ही कम समय में हमें क्रॉस करके चलेगी। वो एक्चुअल में ऐसा है इसलिए होता है क्योंकि जो रिलेटिव स्पीड है वो बढ़ जाती है, ठीक है, सापेक्ष चाल वो बढ़ जाती है। जितनी उस गाड़ी की स्पीड थी, जैसे मान लो 80 किलोमीटर पर आवर की थी और हमारी की 50 किलोमीटर पर आवर की थी, ठीक है, तो वो क्या होगा, दोनों की जुड़ जाएगी, तो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमें महसूस होगा कि वो गाड़ी हमारी बस के क्रॉस करके निकली है। कितनी स्पीड से, 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से महसूस होता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, अगर अपोजिट डायरेक्शन से होता है तो हमेशा जुड़ती है स्पीड्स, अगर सेम डायरेक्शन से होता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो स्पीड्स उनकी माइनस होती है, सापेक्ष चाल x माइनस y होगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना क्लियर है अच्छे से। और दोस्तों इसमें ये जो दो गाड़ियां हैं, जब हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे यानी कि सापेक्ष चाल निकालेंगे, उसको हम एक गाड़ी की ही मान के चलेंगे, ठीक है। जैसे ये इधर जा रही है तो हम ये समझ लेंगे कि ये एक ही गाड़ी है और इसकी स्पीड ये है, सापेक्ष चाल ये मानेंगे इसकी, ठीक है। इस दोनों गाड़ियों को हम एक ही गाड़ी मान के चलेंगे और ये समझेंगे कि इसकी ये कितनी स्पीड से चल रही है, x माइनस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी। और ऐसे ही नीचे वाले के लिए देखेंगे, ठीक है, अलग अलग दिशा में चल रही है तो इसको एक ही गाड़ी मानेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट मानेंगे और समझेंगे कि ये किस स्पीड से चल रही है, x प्लस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये है, और इसमें ये है, और आगे मैं इसको बताता हूँ एक और कॉन्सेप्ट। तो देखो दोस्तों, ये हमारा 5वां कॉन्सेप्ट। इसमें बताया जा रहा है कि जैसे मान लो एक ट्रेन है, ये x किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, जिसकी की लंबाई a मीटर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रही है। ऐसे ही कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है या ट्रेन है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी लंबाई b मीटर है, ठीक है, b मीटर है, और ये किस स्पीड से चल रहा है, 22 मीटर पर सेकंड से, और ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, ठीक है, दोनों की दिशा सेम है चलने की। और ये जो स्पीड है x मीटर पर सेकंड, ये 22 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है, यानी कि ये स्पीड से चल रहा है और ये थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो इनकी सापेक्ष चाल निकालनी है। तो देखो दोस्तों, सापेक्ष चाल हम तब निकालेंगे जब हमें पता होगा कि दोनों की स्पीड, ये x वाला ज़्यादा है, तो ये देखो जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में होता है तो बड़े को छोटे में से माइनस कर देते हैं, x माइनस y
ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी सापेक्ष चाल आ गई। ठीक है दोस्तों, अगर दूरी निकालनी है, ठीक है, कहने का मतलब ये इसको क्रॉस करने में कितना समय लेगा, ये इसका कहने का ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्रॉस करने का मतलब ये है, अगर ये वाला कोना यहाँ से उठ के यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, ये वाला कोना यहाँ, ये वाला कोना यहाँ से उठ के यहाँ पहुंचेगा, इसके फ्रंट के साथ टच करेगा, पिछली वाली ट्रेन का कोना उठ के यहाँ पहुंचेगा, आगे वाली ऑब्जेक्ट की फ्रंट वाले कोने से मिलेगा, तो ये हम कह सकते हैं ये इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये इसको क्रॉस करता है, तो ये कितनी दूरी तय करेगा। तो देखो दोस्तों, दूरी तो ए मीटर ये तय करेगा और बी मीटर ये तय करेगा, तभी तो ये वाला कोना उठ के यहाँ पहुंचेगा, ये वाला कोना यहाँ पहुंचेगा उठ के, तो ये सारी की सारी दूरी तय करनी पड़ेगी इसको, ए मीटर और बी मीटर। तो दूरी आ गई ए प्लस बी मीटर। ठीक है, तो देखो सापेक्ष चाल हमें मिल गई, दूरी हमें मिल गई। अब समय निकालना है कि ये इसको क्रॉस करने में, इसको पार करने में कितना समय लेता है, तो हम लिखेंगे दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है हमारी, ए प्लस बी। अब चाल, अब देखो दोस्तों, ये चाल सापेक्ष चाल की बात करेंगे, क्योंकि दोनों की कुछ ना कुछ चाल है, हम इसको एक मानेंगे, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड मानेंगे, तो वो हमारी होती है सापेक्ष चाल, जिसको कि हम x माइनस बाई बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम हमारा समय निकल जाता है, ये सेकंड में आएगा। ठीक है, हमारा आंसर। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ ये अच्छे से। ऐसे ही हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6 है, इसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ तो एक ही दिशा में चल रहे थे दोनों, पर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, और ये x मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है ट्रेन इधर, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये विपरीत दिशा में बाई मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, जिसकी की लंबाई b मीटर है और इसकी लंबाई a मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल निकालने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनकी जो चाल है वो जुड़ेगी, दोनों की x मीटर और y मीटर आपस में जुड़ जाएगा, तो ये x प्लस वाई मीटर हो जाएगा। और दूरी कितनी तय करेंगे, दूरी देखो, जब ये इसको क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करने का यहाँ से चल के यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, ये वाला पिछले वाला हिस्सा यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचेगा, तभी हम कहेंगे कि दूरी इसकी कवर होगी, पूरा इसने इसको पार कर लिया, तो ये a प्लस बी दूरी होगी। तो इसका मतलब ये कितनी हो गई, a प्लस बी मीटर दूरी हो गई। ठीक है, हमें दूरी भी मिल गई, हमें चाल भी मिल गई, तो हम समय निकाल सकते हैं। तो दूरी हमारी a प्लस बी और सापेक्ष चाल हमारी x प्लस वाई, और ये हमारा सेकंड में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से माइंड में रखो। तो देखो दोस्तों, ये है हमारा 7वां कॉन्सेप्ट। इस 7वें कॉन्सेप्ट में आप ध्यान से देखोगे, अब ये आदमी है, कोई आदमी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ये इधर को जा रहा है, और जो ट्रेन है ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, दोनों की दिशा एक जैसी है, एक ही दिशा में जा रही है, और ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई a मीटर है, और ये कितनी गति से जा रही है, x मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और जो आदमी है वो y मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो अगर हम बात करें जाए कि सापेक्ष चाल, तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इनकी सापेक्ष चाल माइनस होगी, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी इसकी सापेक्ष चाल। ठीक है दोस्तों, और दूरी की बात करें तो दूरी कितनी तय करेगा, ये इसको पार करेगा। ठीक है, इस आदमी को ये ट्रेन पार करेगी, क्रॉस करेगी। ठीक है, तो क्रॉस करने का मतलब ये है कि इस ट्रेन का ये पिछले वाला हिस्सा इस आदमी के आगे निकल जाए। ठीक है, इस ट्रेन का पिछले वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इस आदमी से जस्ट आगे निकल जाए। ठीक है दोस्तों, तो इससे आगे निकलने का मतलब ये है, पर इससे आगे निकल जाए, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आगे निकले, इतना ज्यादा आगे ना निकल जाए कि बहुत ही ज्यादा दूर चला जाए। ठीक है, जस्ट अभी अभी आगे निकले। ठीक है, तो कहने का मतलब दूरी कितनी तय होगी। ठीक है, तो एक तो ट्रेन को यहाँ से चल के यहाँ पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से चल के ये पिछले वाले हिस्से को यहाँ से चल के, इस पिछले वाले हिस्से को यहाँ से चल के इससे आगे ऐसे आना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखोगे, ये जो ट्रेन काफी लंबी है, और जो आदमी की ये जो मोटाई है इधर को, ये जो चौड़ाई है इसकी, ये इस ट्रेन की लंबाई के आगे कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये कोई ट्रेन होती तो हम उसको इसके बीच में
जोड़ते दूरी को, पर ये तो आदमी पतला सा तो होता है, इसकी ये जो दूरी को होगा, ये जो इसकी लंबाई होगी ऐसे इधर को, ये हम नहीं जोड़ेंगे, ये नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये जो लंबाई है आदमी की ऐसे, ये नहीं हम इसमें जोड़ेंगे क्योंकि नेग्लिजिबल है। ट्रेन की लंबाई के आगे आदमी की लंबाई बिल्कुल नेग्लिजिबल है ऐसे। ठीक है, ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे वाली लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे वाली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दूरी कितनी होगी ए, और आदमी की तो 0 ही रहेगी। ठीक है, दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगी, पर ये जो आदमी की दूरी है ये नेग्लिजिबल है, तो हम सिर्फ ए ही लिखेंगे। ए मीटर दूरी रहेगी, और समय निकालना है। समय क्या होता है हमारा, दूरी ऊपर लिखते हैं और नीचे चाल आता है। ठीक है, तो दूरी कितनी है हमारे पास ए, और चाल कितनी है x माइनस बाई सापेक्ष चाल। ठीक है, तो ये इतने सेकंड लगेंगे उसको, इस ट्रेन को, इस आदमी को क्रॉस करने में, पार करने में। ठीक है, ऐसे इस कंडीशन के लिए देखेंगे। या अब देखो, ये जो डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की, ट्रेन इधर जा रही है और आदमी इधर को भाग रहा है। ठीक है, और ये 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, और ये x मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन इधर जा रही है, और ट्रेन की लंबाई a मीटर है। ठीक है, a मीटर है, तो अगर हम इसकी सापेक्ष चाल निकालेंगे, ठीक है, दोनों की अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, जुड़ेगी। x मीटर और y मीटर आपस में जुड़ेगा, तो ये सापेक्ष चाल हो जाएगी x प्लस वाई मीटर पर सेकंड, और दूरी कितनी हो जाएगी a मीटर। ठीक है, आदमी की जो दूरी रहेगी, ये जो लंबाई रहेगी वो नेग्लिजिबल रहेगी। ठीक है, इसको हम 0 काउंट करेंगे, तो इसका मतलब दूरी सिर्फ वही होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जो आदमी की इतनी सी मोटाई है या लंबाई है, इसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे, ये नेग्लिजिबल है हमारे लिए, तो ये इसको a मीटर मानेंगे। और समय कितना होगा, समय होता है दूरी बटा चाल, और दूरी हमारी कितनी है a, और चाल हमारी कितनी है x प्लस वाई मीटर पर सेकेंड, सॉरी समय है ना, तो सेकंड में आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो, और सब्सक्राइब बटन के पास एक घंटी का बटन है, इसको दबाना ना भूले, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय रहते मिल सके और आप उनका पूरा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो पेश होंगे ऐसी अच्छी वाली वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।